हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आशा करते हैं आप इसके पिछले क्लास जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड था उसे आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो आज हम लोग उसके अगले भाग को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मौलिक अधिकार में जो 6 मौलिक अधिकार थे। पहला मौलिक अधिकार समता या समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का था, तीसरा शोषण के विरुद्ध था और चौथा जो आज हम लोग देखेंगे चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन है। तो बारी बारी से इसे देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सा है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। देखिए यहाँ पे जो अनुच्छेद दिया हुआ है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और भी जो मौलिक अधिकार है, अगर आप पूरे वाक्य को याद करना स्टार्ट करेंगे तो वो हो जाएगा रट्टा मारना। यानी आप जो पूरा वाक्य, पूरा लाइन लिखा हुआ है आप उसे याद मत करिए, उसके कीवर्ड को पकड़िए ताकि समझने में और याद करने में कठिनाइयाँ नहीं हो। तो पहला देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, जो चौथा मौलिक अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 25 में क्या क्या गया है। कोई भी धर्म को मानने, उसके बाद उसका आचरण करने तथा प्रचार करने के लिए अधिकार दिया गया है। यानी कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार करने के लिए यह हमें छूट दी गई है। जैसा कि हम लोग देखते होंगे जो सिख लोग रहते हैं वह क्या करते हैं, पाग पहनकर चलते हैं। कभी कभी वो जब हेमलेट उनका नहीं भी रहता है तो उनसे फाइन नहीं लिया जाता क्योंकि वो पाग लगाए हुए रहते हैं। तो उन्हें उनका पाग लगाना हुआ है क्या है, उनका आचरण है। तो 25 में क्या है, कोई भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का छूट दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 26 में है धार्मिक प्रबंधन। यानी क्या कर सकते हैं, धार्मिक प्रबंधन करने का भी अधिकार है। उसके बाद दूसरा है धार्मिक संपोषित, यानी जो धर्म के नाम पे जो पैसा दिया जाता है, जो पैसा हम लोग डोनेट करते हैं, उसमें जो छूट दिया गया, टैक्स संबंधी जो छूट है वह अनुच्छेद 27 में है। तो धार्मिक संबंधी संपोषित। उसके बाद है 28वां में धर्म को धर्म के शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यानी धर्म के मामले में जो उससे रिलेटेड शिक्षा है, जो उपासना है, उसमें आपको उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में क्या देखा। पहला अनुच्छेद 25 में हम लोगों ने देखा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 26 में हम लोगों ने देखा कि धार्मिक प्रबंधन, जो धर्म से रिलेटेड प्रबंधन है, वह अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 27 में हम लोगों ने देखा धार्मिक संपोषण, यानी जो धर्म के नाम पर पैसा डोनेट किया जाता है उससे टैक्स संबंधी जो रियायत दिया गया है उसका अनुच्छेद 27 में वर्णन है। अनुच्छेद 28 में हम लोगों ने देखा धर्म को मानने, धर्म की शिक्षा और उपासना से संबंधित उसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 29 एवं 30 में दिया गया। तो यह जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी है, यह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया। कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछा जाता है
कि कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। तो यही जो 5वां मौलिक अधिकार है वह अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, यानी उसके हितों को इसमें ध्यान रखा गया है, उसके हितों के रक्षा संबंधी इसमें स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं उसके संस्थान के स्थापना और उसके प्रशासन से रिलेटेड इसमें स्वतंत्रता दी गई है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो 5वां हमारा है मौलिक अधिकार वह सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को दी गई है। अनुच्छेद जो 29 है उसमें क्या किया गया, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया। और अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्थान से संबंधित व्यवस्था एवं प्रशासन से रिलेटेड उसमें बात किया गया है, उसको स्वतंत्रता दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 देखा यहाँ पे, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी। उसके बाद जो 5 अंतिम है उसे देखेंगे हम लोग, जो है छठा क्या है, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। तो इससे पहले जो आप लोगों के माइंड में उठ रहा हो कि इस अनुच्छेद 31 नहीं बताएं आप, तो अनुच्छेद 31 जिसमें क्या किया गया था, संपत्ति का अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे 31 जो उसमें संपत्ति का वर्णन था। तो 5वां है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। यह है जो आप इस जो छठा है, छठा से पहले जितने भी आपने जो मौलिक अधिकार पढ़ा है उस मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त है, हाई कोर्ट के द्वारा प्राप्त है। आप क्या कर सकते हैं, उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उसे चैलेंज दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा संवैधानिक उपचार, जो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत क्या कह सकता है, यह संरक्षण प्राप्त है। और इसके विरुद्ध में न्यायालय क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। जो यह रीट है यह 5 प्रकार के रीट होते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त है और न्यायालय में आप इसका क्या कर सकते हैं, इसको चुनौती दे सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में 246 में इसका रीट जारी है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि यह जो रीट है 5 प्रकार के कौन कौन से रीट हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो जो पहला है रीट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसमें क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे बंदी किया गया है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो पहला रीट है उसमें जिसे बंदी किया गया है उसे न्यायालय में 24 घंटा के अंदर में क्या करना है, उसे पेश करना है, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना है। बंदी यानी 24, ध्यान में रखेंगे बंदी और 24 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बंदी को 24 घंटा के सामने उपस्थित करना है, जिसका हम लोग को देखने को मिला था अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 22 में भी, जिसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण था। उसके बाद दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद दूसरा जो है रीट है परमादेश। परमादेश इसमें क्या है, इसमें आदेश दिया जाता है, क्या आदेश दिया जाता है कि जो सार्वजनिक अधिकारी हैं
जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन के लिए उन्हें बोला जाता है। यानी परमादेश, परमादेश यानी आदेश, इसमें क्या किया जाता है, वे जो सार्वजनिक पद पर जो अधिकारी हैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन के लिए इसमें क्या किया जाता है, उन्हें बोला जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे परमादेश, इसमें लास्ट में देश है तो क्या होगा, इसमें आदेश दिया जाएगा किनको, जो क्या है सार्वजनिक पद पर जो अधिकारी कार्यरत है उनके कर्तव्यों का निर्वहन के लिए उन्हें आदेश दिया जाता है। तो परमादेश, इसमें आदेश जारी किया जाता है। और तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध इसमें क्या है, प्रतिषेध में इसमें क्या है कि जो ऊपरी न्यायालय है वह निचले न्यायालय को क्या करता है, यह ऑर्डर करता है या आदेश करता है कि आपके यह क्या है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो यानी हाई कोर्ट किसको करेगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को करेगा और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। यानी इसमें जो क्या होता है, प्रतिषेध में ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को वह बोलता है कि यह क्या है, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इसमें प्रतिषेध में क्या कहता है, तो आप ध्यान में रखेंगे इसमें ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को यह आदेश देता है कि यह जो आपका है अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसे क्या करिए, मेरे पास भेज दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा और हाई कोर्ट नीचे वाले कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह देगा। और चौथा देखेंगे, चौथा है प्रतिषेध के बाद उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो ऊपरी न्यायालय होता है वह निचली न्यायालय को जो उसमें लंबित मुकदमे होते हैं उसको क्या होता है, इसमें लंबित मुकदमों को मेरे पास भेजें। यानी जो भी उसके मेरे पास भेजने, यानी जो भी उसमें मुकदमा लंबित होता है उसको यह ऊपरी न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को आदेश देता है कि जो आपके पास पड़े हुए हैं उस लंबित क्या करिए, मुकदमों को मेरे पास भेजिए। तो आप ध्यान में रखेंगे, एक दो एक साथ हाथ करेंगे और प्रतिषेध और उत्प्रेषण, जिसमें दोनों क्या होता है, जिसमें दोनों को क्या कहता है, आदेश दिया जाता है, दोनों को बोला जाता है कि जो आपके यहाँ पड़ा हुआ है नीचे वाले न्यायालय, पहला चौथा तीसरा में हम लोगों ने देखा कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसे आप क्या करिए, अपने ऊपर वाला यानी मेरे पास भेज दीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह जारी करता है। और जो उत्प्रेषण होता है उसमें जो भी लंबित मुकदमे होते हैं उसे क्या होता है, वह निचले न्यायालय को या निचले अदालत को यह आदेश दिया जाता है कि उस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दिए। और जो अंतिम है पांचवा है वह क्या है, अधिकार परीक्षा। इसमें क्या होता है, अधिकार परीक्षा में जो पांचवा रीट है इसमें जो भी सार्वजनिक पद पर जो कार्यरत अधिकारी होते हैं उनसे उनकी योग्यता की जांच की जाती है। यानी उनके योग्यता के बारे में पूछा जाता है कि जिस संवैधानिक पद पर आप कार्यरत हैं उसकी योग्यता की परीक्षण किया जाता है। उसमें वह अधिकारी अपना लिखित रूप से योग्यता का परीक्षण देते हैं, अगर वो सही पाए जाते हैं तो उनको कार्य करने दे दिया जाता है और अगर गलत रह जाता है तो उनको उस पद से हटाया जाता है और जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होता है वो किया जाता है। तो ये होता है अधिकार परीक्षा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा, क्या देखा, 5 रिट जो क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 में और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद
26 में। तो आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यह जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 में जो क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया गया है, 5 रिट, जिसमें क्या मौलिक अधिकारों का संरक्षण की बात की गई है। अगर उसका हनन होता है तो आप क्या हो सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका चुनौती दे सकते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि जब एक प्रश्न यहां से बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि BR अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का आत्मा कहकर पुकारा है, तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर क्या बोले हैं, संविधान का आत्मा। तो यह प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो आप जब इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा कि आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है संविधान का, उसे हम किसे कहा था, प्रस्तावना को। तो आप ध्यान में रखेंगे, यहां से जो प्रश्न बनेगा क्या बनेगा, यानी प्रश्न आएगा आत्मा से रिलेटेड, यानी आत्मा आएगा तो आप फंसेंगे। बचेंगे कैसे, अगर पूछा जाए कि डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान का आत्मा कहा गया है, तब आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। लेकिन अगर उसमें किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है कि संविधान का किसे या संविधान के किसे आत्मा कहा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा कौन, प्रस्तावना या उद्देशिका। तो इस तरह से आशा करते हैं यह जो कन्फ्यूजन्स का क्वेश्चन था, जहां पर फंसने की संभावना सबसे अधिक होती है, वह आपको क्लियर हुआ होगा। और बाकी जो भी हम लोगों ने रीट देखा, कौन कौन सा रीट देखे, पहला हम लोगों ने देखा बंदी प्रतिरक्षीकरण, दूसरा हम लोगों ने देखा परमादेश, तीसरा हम लोगों ने देखा क्या था, प्रतिषेध, और चौथा हम लोगों ने देखा उत्प्रेषण, और पांचवा हम लोगों ने देखा अधिकार परीक्षा लेख। तो बारी बारी से हम सबका अध्ययन किए जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास समझ में आया होगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव है उस साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव को भी बनाते चलिए ताकि इस चैप्टर पर काफ़ी पकड़ हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी शेष बचे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो धन्यवाद।